यूपी के सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में अब ये 1 महीने पहले का मामला है। ऐसे में तमाम भारतवासी पत्रकारों ने आवाज उठाई। लगा कि गवर्नमेंट का इसके अंदर रोल है, लगा कि भाजपाई ने ये काम किया है। एक पत्रकार को कौन ही मारेगा और पत्रकार की दुश्मनी किससे होगी। 30 दिन तक यह मामला उलझा रहा। यूपी पुलिस यानी सीतापुर पुलिस से कोई उम्मीद तक नहीं कर रहा था कि ये कोई जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करके कातिल का नाम भी बताएगी, क्योंकि दिमाग पूरे भारतवासियों का अलग ट्रैक पर था कि भाई ये तो गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति ने किया होगा, ये तो कोई नेता होगा जिसने पत्रकार को मरवाया है, या पत्रकार का कोई ऐसा काम होगा, सच बोल दिया होगा, खुलासा किया होगा, तो किसी गुंडे मवाली किसी नेता ने कत्ल कर दिया होगा। लेकिन यूपी पुलिस ने पता नहीं कैसे गहरी इन्वेस्टिगेशन कर डाली और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो दिमाग को घुमा देने वाला है। इस मामले में असली रोल एक पुजारी का सामने आया है। पुजारी की तस्वीर आपके सामने है। इसी शख्स ने, इस संस्कारी पुजारी ने, जिसके लिए और जिन जैसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बहुत अनुशासित लोग हैं भाई। दोस्तों, ये वही बाबा है, पुजारी है, शिवानंद। जी हाँ, शिवानंद पर आरोप अब खुला है कि अपने ही शिष्य के साथ ये दुष्कर्म कर रहे थे। जी हाँ, ये बाबा मीठा है, यानी समलैंगिक है, यानी आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। तो संस्कारी सनातनी मंदिर के पुजारी माननीय पुजारी शिवानंद अपने ही शिष्य के साथ घपाघप करते थे। एक दिन उस पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इन्होंने अपनी आंखों से पुजारी को अपने पुरुष शिष्य के साथ घपाघुप करते हुए देख लिया। अब पुजारी शिवानंद को डर बैठ गया कि पत्रकार कहीं छाप न दे, तो शिवानंद पुजारी ने अपने 2 करीबी शूटरों को सुपारी दे दी और रेकी करवाई, और रेकी करवाने के बाद पत्रकार को गोली पड़वा दी। बयान अब आपके सामने। अब तक क्या कुछ निकला है? थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास। अब आप समझ गए। उधर दूसरी तरफ हमारे बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, गुंडे मवाली गैंगस्टर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। बाबा थोड़ा तो यार मतलब आती है ना, थोड़ी तो शर्म थोड़ी तो आनी चाहिए।
इतने खुले में झूठ कैसे बोल सकते हैं, जबकि लाइव क्राइम हो रहे हैं। क्राइम तो कहीं से खत्म नहीं हो सकता, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बाबा आप अलग ही 7वें 8वें आसमान पर है कि नहीं। यूपी में तो क्राइम हो ही नहीं रहा है हजरात। उधर देश में नए नए तरह के दंगे करने की तैयारी की जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे मंगवाए हैं और 1200 हेलमेट। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने प्रोग्राम रखा है, जिसमें 3 लाख लोगों को बुलाया गया है करणी सेना के द्वारा, और कहा गया है कि सब एक एक डंडा लेकर आए और हाथ में एक एक झंडा। अब यूपी पुलिस पूरी तरह से, आगरा पुलिस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि 3 लाख करणी सेना ने गुंडे बुलाए हैं जो कि एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडा लेंगे। तो 3 लाख लोगों पर 1000 डंडे शायद नजर में नहीं आएंगे, लेकिन खैर यूपी पुलिस का अपना ही कोई प्लान होगा। लेकिन 12 तारीख को पूरे भारत को रेड अलर्ट पर होना जरूरी है, क्योंकि आगरा में पिछली कई बार से कोशिश की जा रही है कि दंगा हो, लेकिन वो तो धन्य हो आगरा पुलिस का जो बेचारी जीने मरने पर अपने ऊपर लेकर दंगा होने से रोकती है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 लाख लोगों को हथियार लेकर बुलाया गया है। ऐसे में 1000 डंडों से दंगाइयों से कैसे निपटेगी पुलिस, ये तो वक्त बताएगा। जिसके गले में भाजपा का पट्टा होता है, जिसके संबंध हिंदू संगठन और भाजपा बीजेपी से होता है, वो आतंकी, गुंडा, मवाली, देश का गद्दार क्यों होता है, ये समझ से परे है। मेरठ में कल एक बड़ा कांड हुआ। बीजेपी के पार्षद ने तानाशाही के जोर पर आकर सरकार और सत्ता के नशे में चूर बंदूक निकालकर निगर डिपो में एक सफाई कर्मी को गोली मार दी। मेरठ के बीजेपी पार्षद की ये गुंडाई देखिए। सफाई कर्मियों पर गोली चलाई, सफाई कर्मी बुरी तरह से घायल हुए। फिर उसके बाद निगम के सभी हड़ताल पर लोग गए। सफाई कर्मियों ने बाद में पार्षद रविंदर को पकड़कर फोड़ डाला, पिटाई की। पूर्व बीजेपी नेत्री के साथ घटना में भी ये बीजेपी का पार्षद विवादों में रहा है, और आज इसकी हिम्मत इतनी कि इसने सफाई कर्मचारियों पर गोलियां चलाई, लेकिन इसका इलाज बाद में बेहतरीन तरीके से किया गया। तो ये दोस्तों बीजेपी का चरित्र है। वहीं हमारी न्यूज़ का असर और आपके लगातार बोलने का और उन लोगों के बोलने का असर हुआ जो ट्विटर पर लगातार लिखते हैं और लिखने की हिम्मत रखते हैं। टी राजा का वो बयान जो मैंने आपको 6 तारीख का रामनवमी का सुनाया था, जिसमें लिमिटेड वॉइस से ज़्यादा, यानी निर्धारित आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में डीजे बजाया गया, शोभा यात्रा के नियम को तोड़ा गया और साथ ही भड़काऊ भाषण दिया गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आरोप ये भी है कि सरकारी आदेश इसने तोड़े और पुलिस कर्मियों को धमकाया, वो भी वीडियो मौजूद है। इसके बाद हैदराबाद की पुलिस ने हिंदूवादी नेता और तेलंगाना के गोशामहल से विधायक के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। लेकिन आज भी सोचने की बात यह है कि जिस व्यक्ति पर सैकड़ों FIR है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हजरात, जामा मस्जिद और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी इस पर और टिप्पणी और जानकारी आना बाकी है, लेकिन हमें यह अच्छे से पता है कि लाल किला और जामा मस्जिद से तकलीफ किसे है और कौन मुगलों की कब्र खोदने के लिए परेशान है। लेकिन आपको बता दूं कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी तो बेकार नहीं है। हाँ, मुसलमानों पर हमला करने पर और होने पर इंटेलिजेंस गायब होती है, लेकिन जो भारत की वो धरोहर जो गवर्नमेंट को और GDP को अच्छा पैसा कमा कर दे रही हो, उस पर मोदी सरकार इतनी आराम से हमला तो नहीं होने देगी भाई, कमाई का जरिया है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों पर अभी मैंने कल ही स्पेशल वीडियो किया था, जहां की महिलाएं
पति कहीं और हैं, महिलाएं जो हैं दूसरों के साथ मुंह काला करा रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, दूसरे मतलब अपने पति को छोड़ के बॉयफ्रेंड बना के साथ खेल चल रहा है उनका, और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं पति, और पत्नियां जो हैं इधर उधर अपना ही राष्ट्र बनवा रही हैं। बहरहाल उसी जगह शिमला का एक और वीडियो आया है। गोदी मीडिया ने पिछले 14-15 सालों में लगातार जो नफरत फैलाई है उसका असर कुछ यूं है कि ये देखिए, मुस्लिम गरीब वेंडर है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम थूक कर देते हो। हजरात, चना विक्रेता पर थूकने की थ्योरी बताते हुए और बनाते हुए देवभूमि संघर्ष समिति की सदस्य श्वेता चौहान और कल्पना शर्मा ने उसे परेशान किया। चना विक्रेता ने कहा कि मुस्लिम पहचान होने की वजह से आरोप लगाया गया। हजरात, ये वो महिलाएं हैं जिनके पति इनके साथ खुश नहीं हैं, पति कहीं और हैं, तो पति का फ्रस्ट्रेशन गरीबों पर निकल रहा है। जिस भी मंदिर में चलना है तू ले चल, इसने थूका है, हम तेरे को भी बोल सकते हैं, और इसने ऐसे थूका है, ऐसे थूका है इसने। बेटा हम पागल थोड़ी है यार, हम अच्छे अच्छे घरों से हैं, हमारे पास एक ही काम नहीं है। सुन, हमारे पास एक ही काम नहीं है तुम्हारे को देखने का। अब जब इसने देखा और तू सरकार है, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम है तो क्या तू डॉन है? मैं भी हिंदू, क्या हो गया इस बात से? तो ये तो हमारा, तो तू डरा क्यों रहा है बोल के? तू डरा क्यों रहा है ये बोल के? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि तू मुस्लिम है। जुल्म कर रही है। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने खाने पीने में, एक मिनट मेरी बात, हमारी रोजी है, मेरी बात तो सुन ले, ये हमारी रोजी है, तेरी रोजी, तेरी रोजी। सुन मेरी बात सुन, तू कितनी साल से यहाँ काम कर रहा है? हमारे 25 साल हो गए। मैं राम बाजार में बैठता हूँ भैया, मैं पागल दिख रही हूँ और बस ये हम आज यही बैठे थे कि आज नहीं रुकेगा। ये है वो काले भाई हैं, मतलब सबको पता है यार, सबको पता है, सबको पता है, जिस वकील को बोलते हैं सबको पता है, सबको पता है। मैं कसम खा रहा हूँ अपनी। हजरात, ये दो वीडियो है, ये एक अलर्ट के तरह हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अब हिंदुओं के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें किसी देवी देवता, किसी पूजने की तस्वीर नज़र नहीं आती, किसी भगवान की मूर्ति तस्वीर नज़र नहीं आती। अब हथियारों के साथ आतंकवादी सड़कों पर निकलते हैं। इन हथियारों को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इनको हथियार कौन ला कर दे रहा है, कौन इन रैलियों को स्पॉन्सर कर रहा है, नहीं पता। लेकिन ये सीधा सीधा देश के लिए एक बड़ा खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन क्योंकि अगर ये बात अमित शाह बोल देंगे तो उनकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को भड़काकर इन्हीं के ज़रिए वो वोट हासिल करते हैं। ये तस्वीर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुसलमान जो झंडूबाम हुआ पड़ा है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए कि इनके पास इस तरह के हथियार हैं और भीड़ इतनी उग्र है और तुम्हारे कत्ल की भूखी है। तो कैसे इनसे बचना है, अपनी स्ट्रैटेजी पहले तैयार करके रखना। कमाल यह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर ओपनली मौजूद है, लेकिन देश की इंटेलिजेंस, देश की पुलिस, प्रशासन, कानून व्यवस्था इस पर मौन। वहीं हजरात, दिल्ली के सुनहरे दिन वापस आ गए। 27 साल बाद जब बीजेपी वापस राजधानी में आई है तो चारों तरफ सुकून की शुरुआत हो चुकी है। मजे ही मजे हैं, भौकाल ही भौकाल है। हजरात, जिस दिल्ली में अब तक पानी की कमी इतनी तो नहीं हो रही थी, अब वहां पर पानी के टैंकर आ रहे हैं, क्योंकि टंकी का पानी, मोटर का पानी अब नाले का और नाले के बदबू वाला आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के मेहनती लोग फ्री वाली चीज़ों को ठुकरा कर मेहनत से लाइन में लगकर पानी भर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी लगी हुई है चंदेगा क्षेत्र में, जल नंबर 11। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, बहुत समय से देखिए, लोगों से जानते हैं। और भाई साहब, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? ये हो गया, एक हफ्ता ज़्यादा हो गया। एक हफ्ते से ऊपर हो गया क्या? नाले का पानी। चलिए, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी लगी है यहाँ पे।
दिल्ली के वो लोग जो अपनी तमाम चीजें लगभग ईएमआई पर ही ले रहे थे, उनकी जिंदगी ससुरी ईएमआई थी। भाजपा के सपोर्ट में कह रहे थे हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। क्या है केजरीवाल? ये है केजरीवाल, दफान हो केजरीवाल। अब मोदी सरकार ने बहुत सीरियस ले लिया है कि अच्छा फ्री का कुछ नहीं चाहिए, अब कूड़ा भी उठेगा तो पैसे लेंगे। रिपोर्ट देखो। आपके घर का कूड़ा जो केजरीवाल सरकार फ्री में उठवाती थी, आवाज देकर, दरवाजा पिटवाकर, माइक में आवाज देकर, अब दिल्ली में फ्री घर का कूड़ा नहीं उठेगा। उसके लिए अब ठोस कदम उठाया जा रहा है और 50 रुपये से 200 रुपया महीना मोदी सरकार को, यानी दिल्ली की नई सरकार को देना पड़ेगा। अभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो मोदी जी को पता था कि भाई फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, मेरे भक्त ऐसे कैसे पड़ जाएगा, 1000-2000 में तो इनका कोई कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब 50 रुपये सिलेंडर पर भी बढ़ा दिए। मैडम सिंड्रेला फरार है, मैडम सिंड्रेला गायब हैं। मैडम सिंड्रेला सुनिए ना। मैं रोक रही हूँ आपको शिवाशीष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। हाँ, रुको जरा, सब्र करो। फ्री का नहीं चाहिए था तो अब पैसा तुम्हें स्कूल में भी देना पड़ेगा। दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों ने फीस इतनी बढ़ा दी है कि जो कल तक कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए फ्री में कुछ, हम क्यों ले फ्री में, हम पैसे दे देंगे। अब बेचारे इतनी हवा निकल गई है उन दिल्ली वासियों की कि सड़क पर रो रहे हैं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। फीस बढ़ा दी, हमारे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे अबे देश के गद्दार हो तुम। ये जो फीस दोगे तुम बड़ी भी, ये कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। गवर्नमेंट किसका विकास करेगी उस पैसे से? अपना नहीं, मतलब हमारा और हाँ हमारे देश का। तुम गद्दार हो। देखिए, शिक्षा निदेशालय है दिल्ली सरकार का, वहां पहुंचे हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने, क्योंकि सीधे तौर पर इनकी ये मांग है कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी तरीके से लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और ये इस साल भी तमाम स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ाया गया है। सर, हमारे बच्चों को जो है लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। पानी वाला जो उनकी कैंपर होता है उसकी साइड पे बिठाया उसे, और 10 मिनट रह गए, जल्दी खत्म करो बच्चा 10 मिनट में। ये सब इसलिए क्योंकि फीस नहीं दिया आप लोगों ने या इस साल बढ़ा? डीओई की अप्रूव्ड फी हम दे रहे हैं, उनके द्वारा जो वो हाइक्ड फी मांगी जा रही है हम नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों को हरास कर रहे हैं। वॉशरूम जा रहे हैं तो साथ में किसी को भेज रहे हैं। उनको क्लासेस अटेंड नहीं करने दी जा रही हैं। 12th क्लास में बच्चा है, बोर्ड के एग्जाम्स है, इस बारी धमकियां दे रहा है खुलेआम पेरेंट्स को कि आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा आप अगर हमारी मनमानी मांगी हुई फीस नहीं देंगे तो। कहीं ना कहीं कोई अपना काम नहीं कर रहा है और हम एक स्कूल और एक डीओई के बीच पे हम पेरेंट्स बुरी तरह फंस चुके हैं। ना ये अप्रूव कर रहे हैं, ना वो अप्रूव लेने को तैयार है वहाँ पे। ठीक है, 2nd 3rd के बच्चों को ये शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। क्या कहते हैं कि अगर 12 तारीख तक आप जो है फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, स्कूल में नहीं एंटर किया जाएगा बच्चे को। फीस का मैटर चल रहा है जो सब्सिडाइज है, एवरीबडी नोज दैट, लेकिन इसके पीछे हमारे बच्चों के साथ हरेसमेंट क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको हॉस्टेजेस बना के रखना स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर, उनके साथ ऐसे भेदभाव करना, ये कहाँ तक जायज़ है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चे घर आकर बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चों की क्लास चल रही है, बीच में से कुछ बच्चों के नाम बोलकर उनको उठा करके ले गए, आप आइए आप आइए आप आइए, ले जाकर लाइब्रेरी में बिठा दिया। बच्चों की मेंटल स्थिति देखो वहाँ क्या बन रही है। छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह किसी में नहीं डालते, जो 10th और 12th के बच्चे उन्हें क्लासेस नहीं करने देते, तो बच्चे मतलब अब तो ये हो गया है कि बच्चों का मन। इनको ही जो है केजरीवाल बुरा लग रहा था। केजरीवाल चलो भाई नहीं तुम्हारे हिसाब से अच्छा, लेकिन भाई इतना खराब भी नहीं था यार, तुमने बेड़ा गर्क करवा लिया। उधर देश हित में काम करते हुए बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल पर भी माशाल्लाह 2-2 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब हम बस सोच रहे होंगे हम तो मूत के चला देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। मूत के भी नहीं चलेगी, गौ मूत से भी नहीं चलेगी, कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। जेब से पैसा निकालो, देश के विकास में सहयोग दो। बस सिर्फ बात स्कूल की नहीं है,
तस्वीर आपके सामने है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर तमाम चीज़ों की फ़ीस बढ़ा दी गई है, जिसके बाद एबीवीपी छात्र शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉलेज और हॉस्टल फ़ीस को DTU में बढ़ा दिया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स जो कि एबीवीपी के हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और प्रदर्शन करके वो दिल्ली गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं भैया, कूड़ा पैसे में उठाया जाएगा, सिलेंडर पर दाम बढ़ा दिया है और स्कूलों की फीस बढ़ा दी, कॉलेज और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो अस्पताल वाले कैसे पीछे रह जाएं? दोस्तों, ये GTB और दिल्ली के और दूसरे हॉस्पिटल्स के बाहर जो मरीज खड़े हैं, उनका एक पत्रकार ने इंटरव्यू किया। इस वीडियो से ये खुलासा हुआ कि लोग कह रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास गए हैं अंदर दिखाने, तो डॉक्टर ने दवाई हमें बाहर से लिखी है। तो अगर इतना पैसा होता कि बाहर से दवा ले सकते, तो फिर यहाँ सरकारी अस्पताल क्यों आते? मिडिल क्लास फैमिली वाले जो माइक में खड़े होकर कह रहे थे कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, आज उन्होंने दिल्ली के गरीबों के लिए भी गड्ढा खोद दिया है। आइए अब अगले मुद्दों पर बात करते हैं। बाबा जी ने कहा है, एक बाबा हैं सनातनी, उन्होंने कहा है कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करे और उसमें से एक को बाबा बनाए, साधु बनाए, हाँ, बाकी 3 को मुसलमानों की मस्जिद के आगे नाचने के लिए छोड़ दे। भाजपाई हर जगह जलील होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हों, चाहे इनके कार्यकर्ता हों। एक्सट्रीम लेवल पर नंगे होते हैं, लेकिन नंगों की खासियत यह है कि इन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती। कंगना रंडावत ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हुए एक झूठा बयान दिया और स्टेज से कहा कि जिस घर मनाली में जहां मैं रह रही हूं, जिस घर में पिछले 1 महीने से वहां थी नहीं, लेकिन 1 लाख का बिल आया। तो दोस्तों, कंगना रंडावत को वहीं पर पकड़ लिया गया शासन के द्वारा और बिल दिखा दिया गया कि जी 50,000 बिल आया है, वो भी तब जब इस कंगना रंडावत ने पिछले 2 महीने का बिल नहीं भरा था। सुनिए। मेरे को इस महीने, गांधी जी, मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए घर पर इतनी दुर्दशा की हुई है। मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी HT लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9,000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9,000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको हुई है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियाज और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है। हाँ भाई कंगना रंडावत, दुख खत्म हो गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एक मामला आया है मायावती की भतीजी का, जिनकी हाल फिलहाल, बड़ी खूबसूरत लड़की है एलिस, उसने शादी करी। शादी जो है हैंडसम दिखने वाले नौजवान से करी और तमाम चीज़ें थी, लेकिन शादी के बाद बवाल हुआ और FIR की एलिस ने अपने पति पर और कहा कि दहेज की मांग की जा रही है मेरे ससुराल से। कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो मायावती हैं उनके पास बहुत पैसा है, एक फ्लैट लेके आओ, मकान लेके आओ, ज़मीन लेके आओ, या फिर 50 लाख रुपए लेके आओ। ऐसे इल्ज़ामात ऑब्वियसली जो लगाए जाते हैं दहेज प्रथा के। लेकिन एक अलग चीज़ का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे पति हैं वो हिजड़ा हैं, मतलब नामर्द हैं, मतलब वो शादी से पहले
बॉडी फुलाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, है ना, वो इंजेक्शन, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिया करते थे, समझ आए? हाँ, तो वो इंजेक्शन से वो नपुंसक हो गए, उनकी बंदूक काम नहीं करती। अब सीन ये है, इसी वजह से पत्नी और पति के बीच में बवाल हो रहा है। एफआईआर में खुलासा ये किया है कि बेटा नपुंसक है, इसका पता ससुराल वालों को था, लेकिन फिर भी शादी कर दी गई। अब मामला बिगड़ गया है। अब आप कहेंगे रजा भाई ये वाली खबर आपने क्यों कवर की? देखो, एक बड़ा खतरनाक मामला है। आजकल लौंडियों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना रौला जमाने के लिए लड़के जिम जाते हैं। जिम भाई, अगर किसी की बॉडी जेन्युइनली तरीके से बनती है ना, तो वो जिम में बॉडी बनती है। कोई 4 साल से जिम कर रहा है, कोई 6 साल से जिम कर रहा है, कोई 10 साल से जिम कर रहा है, तब जाके भाई साहब उनकी बड़ी में बॉडी। अब 6 महीने में बॉडी तो बनती नहीं है, तो क्या करते हैं लोग? पाउडर ले, दवाई ले, कैप्सूल ले, स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले। ऐसे में अभी 4 दिन पहले ही मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हुई है। बाउंसर थे वो, सलाम दुआ अच्छी हो गई थी। नौजवान शख्स, नाम जगीरा, भाई अच्छी खासी बॉडी, ठीक है, मैं फोटो तो नहीं लगाना चाहता, अच्छी खासी, बिल्कुल हीरो दिखने वाला, अच्छी खासी हाइट, बिल्कुल लंबे बाल, जगीरा यार, नाम जगीरा, काम भी जगीरा और पर्सनैलिटी भी उसकी बंदे की ऐसी। स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लिए, वो स्टेरॉइड गलत था स्टेरॉइड, और उसने जो पेट में इंजेक्शन लिया, इन्फेक्शन हो गया, लीवर ख़राब हो गया, बेचारा ख़त्म हो गया। 1 महीने तक अस्पताल में पड़े हुए थे, मारे गए। ऐसे ही इस मामले में कहा जा रहा है कि भाई वो इंजेक्शन लेता था बॉडी फुलाने के लिए और वो नपुंसक हो गए। नौजवानों से यही कहूँगा भाई, महिलाओं की एक्सपेक्टेशन समझ रहे हो आप? रणवीर सिंह और रणवीर कपूर को देख देख के आसमान पर है। भले ही वो असल ज़िंदगी में ढीले ही हों, लेकिन फिल्म में वो अपने आप को ऐसा, लड़कियां पगलाई हुई पड़ी हैं कि भाई हमारे अंदर तो भाई पता नहीं कहाँ का, आगे बोलना नहीं चाहता, परिवार के साथ आप देख रहे हैं, लेकिन उनको देख देख कर उनकी उम्मीद लड़कों से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लड़के बेचारे लौंडियों को इम्प्रेस करने के लिए, मोहल्ले में फ्लेक्स करने के लिए, इंस्टाग्राम पर हीरो बनने के लिए दे इंजेक्शन और ये ले और ये। अब बॉडी तो यूं होती रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये बात कोई खुलकर बोलता नहीं है। मजबूरी के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। तो देखो भाई, बॉडी बनाने के चक्कर में एक आध चीज़ ख़राब मत कर लो, वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना बच्चे होंगे, ना तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खुश रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सच्चाई एक ये भी है जिस पर कोई बोलता नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी संस्था बड़े लेवल पर काम भी नहीं कर रही है जिसमें पुरुष समाज की बात की जाए। आलतू फालतू के कानून में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इस कानून में कोई बदलाव नहीं जिस कानून का गलत उपयोग करके महिलाएं आज पुरुष समाज को मिटा रही हैं। 1 साल पहले बरेली में इस कपल की शादी हुई। 1 साल पहले बरेली का मामला है। पति पत्नी है, राज आर्या लड़का और लड़की का नाम सिमरन है। पत्नी सिमरन, लड़का राज आर्या। अच्छा, लड़की का भाई कांस्टेबल था। अब शादी के बाद कोई ऐसा पति पत्नी नहीं होता जिसके बीच तकरार ना हो। शुरुआत में ही कहा सुनी हुई, पत्नी ने धमकाना शुरू कर दिया पति को कि भाई मेरा कांस्टेबल है। मामला बढ़ता रहा। हाल ये हो गया कि राज आर्या अब टॉर्चर होने लगा, बार बार धमकियों से परेशान होने लगा। हाल तब और बुरा हुआ जब एक नौजवान बेटे को उसके बूढ़े बाप के सामने जलील किया गया और बेटे के सामने बाप को भी जलील किया गया। ससुराल वालों ने, लड़की के घर वालों ने दूल्हे को और दूल्हे के बाप को खूब जलील किया। जब भी कोई बात होती पति पत्नी के बीच, तो दुल्हन यानी सिमरन जो है अपने घर वालों को घर पर बुला लेती और खूब पिटवाती, जलील करवाती, बेइज्जत करवाती। आखिर ये कब तक चलता? और अब ये रोज आम हो चुका था। जरा सी बात पर स्टेटस का जमाना है दोस्तों, स्टेटस लग जाता था। अब जैसे स्टेटस ये लगाया है, अभी ये 3 दिन पहले का स्टेटस है, जिसमें देखिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, तू जा अब जेल में 10:30 पर आज 9/4/2025, यानी इसने डेट भी लिखी लड़की ने।
पत्नी ने यह भी लिखा, बेस्ट ऑफ लक, मैंने अपने पति पर पुलिस केस कर दिया, 10 साढ़े 10 तक जो जेल में होगा। आज महिला पुलिस स्टेशन बरेली। अब जरा ध्यान से इनकी रील भी देख लीजिए। पति पत्नी एक वक्त खुश भी रहा करते थे, लेकिन पत्नी ज्यादा खूबसूरत है, लड़का भी कम नहीं है। कहते हैं कि लड़की ज्यादा खूबसूरत हो, लड़का थोड़ा सा नीचे रह जाता है तो लड़कियां हवा में होती है। नहीं, यहाँ तो मामला बराबरी का है, लड़का भी खूबसूरत, लड़की भी खूबसूरत, लेकिन तकरार इतना ज़्यादा कि ये हाल हो गया कि लड़की ने इतना टॉर्चर किया, स्टेटस लगाकर, धमकाकर, जलील करके इतना टॉर्चर किया कि डर के मारे बेचारे ने कि जेल में जाकर क्या ही मरना, बेचारे ने खुद को पंखे से लटकाकर खत्म कर दिया। आज दिनांक 9/4/25 को थाना अजय नगर में सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी नगर में एक युवक जिसकी उम्र 28 वर्ष से राज आर्य ने पंखे पर लटककर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में क्लेश का मामला सामने आ रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये हाल है भाई हम लड़कों का, कोई सुनवाई नहीं। अब 7 लोगों पर FIR दर्ज है, लड़की वालों के ऊपर और पत्नी के ऊपर, लेकिन सबको पता है क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब लड़की तो पहले से ही रिलेशनशिप में आ गई होगी, अभी उधर पति मरा नहीं, उधर रिलेशनशिप दूसरा या पहले से चल रहा हो, ये तो ज्यादा ही चल रहा है। लड़के नाम के बदनाम है, असली खेला तो लड़कियां कर रही हैं। इल्जाम मुसलमान पर लगाया जाता है, लेकिन अपने गरीबान में झांके तो दुनिया की सबसे गंदी चीजें इन्हीं के गरीबान में मिलेंगी। रमेश नाम के 55 साल के एक बाप ने अपनी 16 साल की बेटी की इज्जत को तार तार किया। बस आगे नहीं बोलूंगा, NDTV का सोर्स है, खबर आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन एक समाज बड़ी मात्रा में मुसलमानों पर उंगली उठाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती हैं। तो गरीबान झांको। हरियाणा का एक मामला हुआ है, 2024 का ये मामला है। फास्ट ट्रैक के जरिए 2 लोगों को, जिसका नाम मुकेश और सतीश है, दोनों को सजाए मौत सुनाई गई है। रीजन क्या है? इन्होंने 1 साल पहले 3 साल की बच्ची का सामूहिक किया था। मरने से पहले बच्ची ने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया था, पहचान भी लिया था, जिसके बाद उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अब इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजाए मौत सुनाई गई है। क्या हिंदू संगठन इस पर कुछ बोलेगा? क्या मस्जिद के आगे नाचने वाला, जो मुजरा करने वाला संगठन है, झुंड है, वो इन लोगों के ऊपर कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। हालात रिलेशनशिप के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, इतने बुरे हैं भाई कि आदमी शादी छोड़ो भाई, अकेला खुश रह लो। अपना सारा शैतान, सारा हवस का जोर चाहे जैसे मारना पड़े मार दो भाई, लेकिन अकेले रह लो। और शादी ब्याह करना है तो भाई साहब पूरा एग्रीमेंट करो। यूपी में एक इलाका है मऊ रानी, उसी थाना क्षेत्र का एक मामला है। पति जो है काम पर गया था, बाहर गया था, समय से पहले वापस आया तो उसे शक हुआ कि उसके घर में उसकी पत्नी के साथ कोई और है। अब उसने सोचा कि भाई आजकल महिलाओं का खेल बड़ा गंदा है, क्या किया जाए। तो उसने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने जाके गेट खुलवाया तो अंदर से उसकी पत्नी के साथ कोई और मर्द निकला। बजाय शर्मिंदगी होने के, अंदर से जो आदमी निकला वो चौड़ा होके हल्क की तरह निकला। पुलिस पर भी हमला किया, धक्का मुक्की किया और पति पर भी चढ़ गया। पति को मारने के लिए दौड़ रहा था। ऊपर से जाके पति की जो पत्नी है अंदर, जिसके साथ इसका काम धेनु वाला प्रोग्राम था, वो गया और पत्नी को बुला के लाया, बताओ हम मिलने आए थे। तो पत्नी गवाही भी दे रही, हाँ मिलने आया था। मिलने आया था? क्या करने आया था? संभोग की रानी क्या करने आया था? बहरहाल ये आजकल का हाल है, मजा नहीं आया। पूरा वीडियो देखो। नहीं, कोई के घर में मिल भी आए तो तुम्हारे पति की शिकायत करी है, तुम्हारे पति की शिकायत नहीं है, घर में कोई
हमारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने पे, अरे थाने पे जाना पड़ेगा। अरे आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना, हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले क्या? अरे बेचारा दीदी, मैंने कहा पहले लड़ाई हो चुकी थी, मेरे को वीडियो बनाए, दीदी बनाए वीडियो। ये हाल है भैया, और कुछ कह दो तो उनको बुरा लग जाता है। ये समाज, ये पूरा समाज, महिला समाज, 90% सोशल मीडिया पे जो महिला समाज है, देखिए सिर्फ ब्रा पहन के, वो भी बहुत लिमिटेड जगह पर ब्रा पहन के, लिमिटेड जगह पर चड्डी पहन के नाचे जा रही हैं। ऐसे ऐसे हिला हिला के, मैं बोल रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पर ये पॉर्न स्टार से भी ज़्यादा नंग हो चुकी हैं। वो तो मजबूरी में फुल न्यूड और फुल न्यूडिटी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब बैन कर देते हैं, वरना भाई कहाँ की पॉर्न स्टार, काहे की पॉर्न स्टार। ये हमारे समाज की लड़कियां ही फेल कर दें उन्हें। सॉफ्ट पॉर्न बना रही हैं लड़कियां, और सिर्फ इसमें हिंदू नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़कियां पूरी की पूरी। लौंडों पे आ जाइए, लौंडों का जिस्म कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो लौंडे क्या कर रहे हैं? गाली गलौच वाले कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, गंदे जोक, घटिया तरीन बातें, लोगों को मजा आ रहा है, डार्क ह्यूमर है। और लड़कियां जिनके फॉलोवर नहीं आ रहे, जिनका कुछ नहीं आ रहा, वो अपना चुकर। अब भाई वो गेट रेडी विद मी वाला ट्रेंड है, वो क्या है? क्योंकि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फुल नंगे नहीं हो सकते, लेकिन लौंडों को गरम करके उनके फॉलोवर तो हासिल करने हैं। तो अब गेट रेडी विद मी शुरू किया गया। उसमें लड़कियां अपनी कौन सी चड्डी पहनी है, किस रंग की चड्डी पहनी है, ब्रा कौन सी पहनी है, कौन सा ब्रांड, वो फ्लेक्स कर रही हैं। और दिक्कत ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि इनके फॉलोवर्स भी इससे बढ़ रहे हैं, पैसे भी कमाएंगी, और जब फॉलोवर बढ़ जाएंगे, मिलियन में फॉलोवर हो जाएंगे और पैसा भी कमाएंगी, तो चाहे सोशल मीडिया पर नंगी घूमे, शादी करने के लिए लौंडे लाइन में लगे रहेंगे। अरे यार मुझसे कर ले यार, मैं करूँगा ना। और फिर शादी के बाद इनका होगा यही, वो एक पर टिकेंगे नहीं, इधर उधर जाएंगी। वो कमाती भी लौंडे से ज़्यादा हैं, और ऊपर से एक पर टिकती नहीं है क्योंकि पहले से इन्फ्लुएंसर हैं। फिर मर्द समाज को बुरा लगता है, यार मेरी वाली बड़ी बुरी निकली, अबे सुधर जाओ, सुधरो। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो भाई, बहुत ख़राब माहौल है यार, बहुत ख़राब। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।